बात एक किताब कार्यक्रम की इस कड़ी में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है आज भी खरे हैं तालाब। इस किताब के लेखक हैं श्री अनुपम मिश्र और ये बात रेखांकित किए जाने योग्य है कि हिंदी में बहुत से विषयों पर किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन पर्यावरण के संबंध में पुस्तकें अपेक्षाकृत कम हैं और यह एक ऐसी किताब है जिसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा रही है। सन 1993 में पहली बार ये किताब छपी और अभी तक इसके 19 भाषाओं में संस्करण छप चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा प्रतियां इस किताब की छपी हैं। यह भी बात उल्लेखनीय है कि अनुपम मिश्र जी ने इस किताब को कॉपीराइट से मुक्त रखा था और इस किताब के लिए उन्होंने कोई रॉयल्टी नहीं ली। इसी कारण इस किताब का प्रचार प्रसार भी खूब हुआ है और यह खूब पढ़ी जाती है। अनुपम मिश्र के बारे में भी कुछ जानकारी देना आवश्यक है। अनुपम मिश्र जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र के सुपुत्र थे और गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े थे। स्वयं भी गांधीवादी थे और पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। गांधी शांति प्रतिष्ठान से इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, गांधी मार्ग करके, जिसके संपादक थे। इस किताब के अतिरिक्त इनकी 2 और बहुत ही प्रसिद्ध किताबें हैं, राजस्थान की रजत बूंदें और साफ माथे का समाज। इस किताब के माध्यम से अनुपम मिश्र जी ने यह बताया है कि तालाबों की और तालाबों के द्वारा जल संरक्षण की जो परंपरा भारतवर्ष में रही है वो हजारों हजार साल से चलती रही है और हमारे समाज को इसका बहुत ही ज़बरदस्त पारंपरिक ज्ञान रहा है। लेखक की ये अवधारणा है कि तालाब हम भारतीयों के लिए महज वह गड्ढा नहीं है जिसमें पानी भरा हुआ है, बल्कि तालाब उसकी श्रद्धा का भी केंद्र रहा है। तालाब में वो अपने परिवार का भी दर्शन करता है, अपने समाज का भी दर्शन करता है और उसको अपने से जुड़ी हुई एक इकाई, एक जीवंत इकाई मानता है। इसी वजह से तालाब से हमारे समाज का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ रहा है। अनुपम मिश्र जी ने इस किताब को लिखने से पूर्व करीब 8 वर्षों तक विभिन्न राज्यों में और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर मौके पर तालाब किस तरह से बने, किस तरह से उनका संरक्षण हुआ और किस तरह से उनकी क्रियाशीलता है, तालाब बनाने के पीछे कौन लोग रहे हैं, क्या सोच रही है, क्या प्रविधि रही है, क्या तकनीक रही है, इसका उन्होंने बहुत ही बारीकी से पर्यवेक्षण किया और उसके पश्चात इस किताब के रूप में सभी सूचनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से निरूपण और अभिलेखीकरण किया है। मिश्र जी का ये कहना है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक देश में तालाबों का निर्माण ज़्यादा ज़ोर शोर से हुआ और अबाध गति से चलता रहा। 15वीं शताब्दी के बाद इसमें कुछ कमी आई, लेकिन तब भी उनका यह मानना है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देश में 11-12 लाख तालाब थे जिनके माध्यम से लोग अपनी खेती भी करते थे, सिंचाई के उपयोग में लाते थे और सार्वजनिक इसका प्रयोग होता रहता था। तालाब निर्माण के पीछे समाज में एक पूरा व्यवस्थित ढांचा खड़ा था। लेखक का यह कहना है कि उस समय न तो कोई सिविल इंजीनियरिंग थी, न कोई तकनीकी प्रशिक्षण था, लेकिन समाज में लोग इस तरह के थे जो तालाब बनाने में दक्ष थे। तालाब का जो निर्माण होता था उसके पीछे गहरी सोच और गहरी योजना होती थी। सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता था, फिर ये देखा जाता था कि वो भूमि कितनी उपयुक्त है, उसके आसपास किसी प्रकार का अवरोध न हो। ढाल को देखते थे कि ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी आके ठहरे और साथ ही साथ तालाब निर्माण में किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी उसका भी पूरी तरह से आकलन किया जाता था। लेखक ने हमको ये भी बताया है कि भारतीय समाज में विभिन्न अंचलों में
ऐसी जातियां उपलब्ध थीं जो इस तालाब निर्माण के कार्य में बिल्कुल पूरी तरह से दक्ष थीं और उनको विशेषज्ञता हासिल थी। उदाहरण के लिए उन्होंने गजधर जाति का उल्लेख किया है और सिलवट जाति का उल्लेख किया है। अगरिया, ओढ़, कोल, गोंड इत्यादि ऐसी जातियां रही हैं भारतवर्ष में जो इस कार्य में बहुत ही कुशल थीं। गोंड जाति का जिक्र आया तो उन्होंने गोंड जाति की रानी दुर्गावती का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने महाकौशल क्षेत्र में हजारों तालाबों का निर्माण कराया था। तो तालाब निर्माण का कार्य एक चयनित स्थान पर जब प्रारंभ होता था तो गांव में मुनादी की जाती थी, डुगडुगी बजाई जाती थी और सभी लोग जो श्रम करने में सक्षम होते थे वहाँ पर इकट्ठा होते थे, कुदाल लेकर, फावड़े लेकर, और श्रमदान करके तालाब निर्माण के कार्य में जुट जाते थे। और प्रतिदिन एक निश्चित समय पर लोग आते थे और तालाब खुदाई के काम में लगे रहते थे। तो इस तरह से ये कार्य चलता रहता था और इस तरह से धीरे धीरे ग्रामवासियों के सहयोग से एक तालाब पूरी तरह से बन जाता था। तालाब बनने के पश्चात यदि उसको सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना है तो कैसे नालियाँ बनेंगी, नहरें कैसे जुड़ेंगी, कुओं में आगे ले जाके कैसे संरक्षित किया जाएगा, रहट से उसको कैसे कुओं को जोड़ा जाएगा, ये सब चीज़ें पूरी तरह से संयोजित होती थी और पूर्व नियोजित होती थी, जिस पर समाज का पूरा ध्यान रहता था। तालाब के प्रबंधन के लिए भी एक पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था उस समय के समाज में थी। दक्षिण भारत का उल्लेख करते हुए लेखक ने बताया है कि दक्षिण भारत में जो तालाब सिंचाई के लिए होते थे उसको एरी कहते थे और प्रत्येक वर्ष 6 सदस्यों की एक समिति बनती थी, एरी वारियम उसको कहते थे, और वो समिति तालाब का प्रबंध करती थी। सिंचाई इत्यादि के लिए जो भी व्यवस्था होती थी, किस तरह से किसको कब देना है, तालाब की कैसे मरम्मत करनी है, कैसे रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों का प्रबंध वो समिति करती थी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात तालाबों के संबंध में लेखक ने बताया, जो उन्होंने क्षेत्र में जाकर जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, पर्यवेक्षण किया, कि तालाब में जो सिल्ट होती है, गाद होती है, उसकी सफाई की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती थी और इसकी एक समय सारणी बनी रहती थी। जब तालाब में जो मिट्टी जमा हो जाती थी उसको एक निश्चित समय पर साफ़ किया जाता था और उस जो गाद अथवा सिल्ट थी उसका डिस्पोजल भी बहुत ही अच्छे ढंग से होता था। उसमें विशेष रूप से किसान आते थे जो कि उसको अपनी गाड़ियों में भर के ले जाते थे, बैलगाड़ियों में खाद के रूप में प्रयोग करते थे। गृहस्थ आते थे जो अपने निर्माण इत्यादि के कार्य में उस सिल्ट को ले जाते थे, और कुम्हार, गांव में जो कुम्हार थे वो अपने व्यवसाय के लिए उस सिल्ट को ले जाते थे। यह भी परंपरा थी कि जो व्यक्ति सिल्ट को ले जाता था, गाद को ले जाता था, तो अपनी जो भी उसकी क्षमता थी उसके अनुसार कुछ पैसा ग्राम कोष में इकट्ठा कर दे देता था, जिससे उसका संचालन होता रहता था। लेखक ने एक बहुत अच्छी स्थापना ये दी है कि जब तक भारतवर्ष में राज और समाज का सहयोग रहा, तालमेल रहा, तब तक यहाँ पर तालाब बनते रहे और अच्छे ढंग से उनका संचालन होता रहा। राज से उनका मतलब राज्य से है, शासन से है। और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जिस समय ये ज़्यादातर तालाब 11-12 लाख तालाब बने, तब भारतवर्ष में राजतंत्र था, रियासतें थीं और सामंती व्यवस्था थी। लेकिन ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है कि जो राजा होते थे अथवा शासक होते थे, इस सामुदायिक कार्य में पूरी उनकी सहभागिता होती थी और इसके बहुत से उदाहरण लेखक ने दिए हैं। जैसे उन्होंने ये बताया है कि कई राजा ऐसे होते थे जो तालाब निर्माण के समय खुद ही कुदाल लेके मैदान में आते थे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तालाब की खुदाई में सहयोग देते थे। उन्होंने इसमें 14वीं शताब्दी के जैसलमेर के महारावल का उल्लेख किया है, जो तालाब निर्माण में स्वयं जनता के साथ जुटे रहते थे। इसी तरह से राजा भोज का उन्होंने उल्लेख किया है, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भोपाल का तालाब बनवाया था, जो 250 वर्ग मील में फैला हुआ है। और मैसूर के राजा का जिक्र किया है। साथ में बुंदेलखंड के चंदेल वंश के राजाओं का जिक्र किया है, जिन्होंने बरुआ सागर और अर्जन सागर नाम के विशाल जल क्षेत्र निर्मित कराए थे, जो 1-1 हज़ार एकड़ में फैले हुए हैं।
राज संरक्षण की उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग भी बताया है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के लड़के ने एक खजाने का बीजक उसको मिला तो उसकी खुदाई कराई, तो उसमें बहुत अकूत उसको संपत्ति मिली। छत्रसाल ने अपने लड़के को बहुत डांटा, कहा कि ये जो धन तुमको मिला है खजाने की खुदाई से, ये धन चंदेलों का है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और उसमें ये भी परंपरा थी कि जो तालाब से जुड़े हुए लोग थे तो उसको एक परोपकार के माध्यम के रूप में भी अपना धन या जो दान वगैरह था वो तालाब के माध्यम से भी दिया करते थे। तो छत्रसाल ने अपने लड़के से कहा कि ये धन हम लोग, चूँकि ये चंदेलों की विरासत है, इसलिए इस धन को तालाबों के काम में लगाएंगे। तो उन्होंने चंदेलों की 22 पीढ़ियों का पूरा नाम निकलवाया और 22 तालाब चंदेलों के स्मृति में बनवाए, चंदेल नरेशों की स्मृति में। और इसके अतिरिक्त जो पैसा बचा उससे तालाबों का जो तालाब उस समय मौजूद थे उनकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य कराया गया। तो राज्य संरक्षण समाज के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा संख्या में तालाब बने और संचालित हुए। मुख्य काम समाज का ही था, राज्य व्यवस्था उसमें सहयोग करती थी। लेकिन लेखक का ये मानना है कि जब से इस देश में नई व्यवस्था आई, विशेष रूप से अंग्रेज़ों के आने के पश्चात, तो ये जो राज और समाज का तालमेल था वो धीरे धीरे उसमें बाधा आने लगी। उन्होंने उदाहरण दिया है मैसूर राज्य का। मैसूर राज्य में सन 1800 में 39,000 तालाब थे, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उन्होंने धीरे धीरे मैसूर राज्य वालों को इस बात के लिए विवश किया कि जो तालाबों को वार्षिक अनुदान दिया जाता है उसको कम कर दिया जाए, आधा कर दिया गया। फिर अंग्रेज़ों ने PWD विभाग की स्थापना की और तालाबों के संचालन का काम, रख रखाव का काम उनको दे दिया। PWD से ये काम संभला नहीं तो फिर इस काम के लिए एक सिंचाई विभाग अलग से बनाया गया। लेकिन जिस तरह का काम समाज के लोग कर देते थे वो सरकारी विभाग नहीं कर पाए। और ये कालांतर में ये चीज़ धीरे धीरे आज तक ये चली आ रही है कि जैसे जैसे समाज तालाबों से कटता गया, उसके संचालन, उसके निर्माण से कटता गया और राज्य और शासन आगे आता गया, तो उस तरह की अपेक्षित कामयाबी जल संरक्षण के क्षेत्र में नहीं मिली। और जल संरक्षण की जो भारतीय समाज की मान्यता थी उसमें जल की हर बूंद को वो वरुण देवता का प्रसाद समझते थे और एक भी बूंद को नष्ट नहीं करना चाहते थे, उसकी क्षति नहीं चाहते थे, उसको संरक्षित करना चाहते थे। लेखक ने राजस्थान के उस मरुस्थल का, मरुभूमि का भी जिक्र किया है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ये 3 ज़िले आते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि साल में सिर्फ 3 से 12 इंच तक बारिश होती है। यानी कि पूरे देश में वर्षा का जो समय है वो 120 दिनों का होता है, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर के क्षेत्र में वर्षा काल सिर्फ 10 दिन का होता है। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि साल के 1 दिन की बारिश जो देश के अन्य हिस्सों में होती है उतनी उस मरुभूमि में 1 साल में होती है। उस क्षेत्र में कोई ऐसी नदी नहीं है जो 12मासी हो। जल स्तर ज़मीन के 400 फीट के आसपास है। तो ऐसे क्षेत्र में कितनी बखूबी और कितनी कुशलता से वहाँ के निवासियों ने, मरुभूमि के निवासियों ने जल संरक्षण का कार्य किया, इसको बताने के लिए यह तथ्य लेखक ने दिया है कि जैसलमेर ज़िले में 452 गांव हैं जहाँ पर आबादी है, जो आबाद ग्राम हैं। और उन्होंने बताया है कि उन सभी के सभी गाँव में जल की उपलब्धता है, कहीं जल का संकट नहीं है। और इसके पीछे जो तालाबों की श्रृंखला है, श्रेणी है, उसका उन्होंने जिक्र करते हुए बताया है कि उसके पीछे यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जल की कोई समस्या वहाँ पर नहीं है। तो जल का जो प्रबंधन है वो बहुत ही उच्च कोटि का हुआ करता था। और इसी तरह की हालत बुंदेलखंड में भी थी। जो क्षेत्र जल से वंचित थे उन क्षेत्रों में लोग बहुत ही सजग थे और अच्छे तरीके से अपने जल को संरक्षित और संचित करते थे। लेकिन जिस तरह से शहरीकरण हुआ और योजना बनाने में, नीति बनाने में जब समाज का रोल पिछड़ता गया तो उसमें जिस तरह की विसंगतियाँ और जिस तरह के संकट उत्पन्न हुए उसका उल्लेख भी लेखक ने किया है।
उन्होंने बताया कि एक समय दिल्ली में 800 के करीब तालाब थे, लेकिन हालत ये हो गई जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, दिल्ली को यमुना से पानी लेना पड़ा। यमुना का पानी भी जब कम पड़ गया तो फिर गंग नहर से पानी आया, और फिर जब वो भी कम पड़ गया तो फिर इनको हरियाणा से पानी लेना पड़ा, और अब इनको शायद हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील से पानी लेना पड़ेगा। आगे के लिए लेखक बताते हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं कि आगे पानी कैसे मिलेगा। इंदौर का उन्होंने उदाहरण दिया है। इंदौर में एक समय पानी की कोई समस्या नहीं थी, वहाँ तालाब था, पूरा तालाब था। लेकिन इंदौर में भी दिल्ली जैसी समस्या आई तो उन्होंने नर्मदा नदी से पानी मंगाना शुरू किया। नर्मदा नदी परियोजना 1, परियोजना 2, परियोजना 3 लगातार पानी लेते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जल की स्थिति संकटपूर्ण ही है। एक बहुत ही मनोरंजक प्रसंग इन्होंने देवास शहर का बताया है, जो कि इंदौर के नज़दीक ही है। देवास में एक समय 30 से ज़्यादा तालाब थे, लेकिन उन तालाबों पर फिर निर्माण हुआ। एक तालाब पर तो रेलवे स्टेशन ही बन गया, और हालत ये हो गई कि देवास में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। और देवास में बताते हैं कि 25 अप्रैल 1990 को एक मालगाड़ी आई जिसमें 50 टैंकर लदे हुए थे, 50 टैंकर, और 50 टैंकरों में रेलगाड़ी के माध्यम से पानी लाया गया। रेलवे स्टेशन पर एक माननीय मंत्री जी उपस्थित थे, ढोल नगाड़े के साथ उन लोगों ने पानी का स्वागत किया। मंत्री जी ने प्लेटफॉर्म पर पानी पिया। तो इस तरह का एक तमाशा हुआ कि जिस शहर में 30 तालाब थे उसको मालगाड़ी से पानी मंगाना पड़ रहा है, रेलवे का भाड़ा अलग, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके और फिर बिजली से उसको टंकियों में चढ़ाना, फिर घरों तक पहुंचाना। तो लेखक का कहना है कि वो पानी का दाम अंत में दूध के दाम के बराबर हो जा रहा है। इस तरह की दोषपूर्ण नीतियां रही हैं कि हम अपने जल को कायदे से, जो स्थानीय जल था उसको ठीक तरीके से उसका प्रबंधन नहीं कर पाए। तो इस तरह से देखते देखते देश के अन्य भागों में भी इस तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। जो मुख्य संदेश इस किताब से जाता है, एक तो है कि समाज के जो संसाधन हैं, विशेष रूप से जल के क्षेत्र में, तो समाज को उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए शासन को हरी झंडी देनी चाहिए, और शासन की भूमिका उसमें सहयोगी की होनी चाहिए। मैं स्वयं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि इधर विगत 2-3 दशकों में सरकार ने अभियान चलाकर गांव में तालाब बनवाए हैं, लेकिन यह विसंगति है कि ये तालाब अब भले पारंपरिक तरीके से नहीं बन रहे हैं, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो भी तालाब बन रहे हैं उनके इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी तालाब के नज़दीक पशु भी जाएं तो उनके पशुओं के जाने की व्यवस्था नहीं कि उस तालाब तक जाकर अपनी प्यास बुझा सकें। तो इस तरह के तालाब बन रहे हैं जो कि राज्य के खजाने पर तो बोझ है ही हैं, और एक तरह से शो पीस बन के रह गए हैं। इसलिए जो एक बात होती थी प्लानिंग फ्रॉम बिलो, तो हम लोगों को प्लानिंग या जो भी योजना बनाते हैं उसमें नीचे के लोगों का भी, जो ज़मीन के लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। तभी कोई भी योजना सफल हो पाएगी। और देश में जिस तरह की स्थिति है, तो मुझे ये लगता है कि अनुपम मिश्र जी की जो किताब है, इस किताब को जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो हमारे प्रशासक हैं, जो हमारे स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो इंजीनियर्स भी हैं, उनको भी बिना किसी संकोच के इसको पढ़ना चाहिए, इस पर परिचर्चाएँ होनी चाहिए। और जल से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो इतने आसान मुद्दे नहीं हैं कि उनको राजधानियों से बैठ के उनको सुलझाया जा सके। तो ये किताब इस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, और मुझे उम्मीद है कि इस अनुपम मिश्र की इस शोधपरक और बहुत ही मेहनत से लिखी गई किताब का उपयोग हम लोग अपने हित में करेंगे। धन्यवाद।